हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बालाजी स्टडी आईएम। साथियों, पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर की मैथमेटिक्स के अंतर्गत चैप्टर नंबर 10 पढ़ाया था और चैप्टर नंबर 10 में आपको दो टाइप के प्रश्नों को सीखना था। पहले टाइप में आपको अपवर्गीकृत आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात करनी थी और दूसरे टाइप में आपको अपवर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना था। तो मैंने दोनों टाइप के क्वेश्चनों को डिस्कस कर दिया है। आप जाइए पिछले वीडियो देख सकते हो यदि आपने अभी तक नहीं देखे हैं। प्लेलिस्ट में आपको प्रत्येक चैप्टर का वीडियो मिल जाएगा, कोई भी चैप्टर वहाँ पर छूटा नहीं है अभी तक, चैप्टर नंबर 10 तक। चैप्टर नंबर 11 को आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 11 का नाम है त्रिकोणमितीय अनुपातों की अवधारणा तथा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री तथा 90 डिग्री के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात आपको ज्ञात करना सीखना है। देखिए, त्रिकोणमिति में तो बहुत कुछ है, लेकिन हमारे सिलेबस में त्रिकोणमिति में क्या क्या पढ़ना है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, त्रिकोणमिति में तो बहुत सारे फार्मूले हैं। अगर आप क्लास 10th की किताब देखो तो उसमें बहुत सारे फार्मूले हैं, 40-50 फार्मूले हैं। तो उतना सिलेबस आपके यहाँ पर त्रिकोणमिति में नहीं है, जितना है वो यहाँ पर आपको सीखना है। क्या सीखना है? सबसे पहले आपको त्रिकोणमितीय अनुपात पता होना चाहिए कि त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं। कैसे एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया है तो आप 5 त्रिकोणमितीय अनुपात की वैल्यू फाइंड करोगे, कितने त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं पहले तो यही चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इन सब बातों के बारे में पहले मैं आपको डीपली एकदम बेसिक से समझाने की कोशिश करूंगा। यदि आपको कुछ नहीं आता तब भी कोई दिक्कत नहीं, आपको सब कुछ यहाँ पर समझ में आने वाला है। एक एक बात मैं अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, तो चलिए अपनी क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। फिर जो है आगे क्या सीखना है वो सब मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि पहले बताने से कोई मतलब नहीं है। देखिए, ये आपकी है इकाई नंबर 11 यानी चैप्टर नंबर आपका 11 है। देखिए, त्रिकोणमिति जो है वो त्रिभुज पर आधारित है। किस प्रकार के त्रिभुज पर आधारित है? समकोण त्रिभुज पर आधारित है। सबसे पहले त्रिभुज की बात करें तो त्रिभुज के बारे में आपको सभी को पता है कि एक ऐसी आकृति जो 3 भुजाओं से घिरी होती है उस आकृति को हम त्रिभुज बोलते हैं। त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमारी जो त्रिकोणमिति है वो एक समकोण त्रिभुज पर आधारित है। समकोण त्रिभुज की परिभाषा आप सभी लोग जानते हो कि एक ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण जो होता है वो आपका समकोण होता है, यानी 90 डिग्री होता है, वह त्रिभुज आपका समकोण त्रिभुज कहलाता है। समकोण त्रिभुज में एक कोण जो है 90 डिग्री होता है, बाकी जो 2 कोण होते हैं, क्योंकि त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, तो एक कोण अगर आपका 90 डिग्री हो गया, मैंने आपके सामने समकोण त्रिभुज बनाया है, अगर ये कोण आपका 90 डिग्री हो गया, मान लीजिए ये आपका एक समकोण त्रिभुज है, अगर ये कोण आपका 90 डिग्री हो गया तो ये बाकी जो 2 कोण बचते हैं, ये जो दोनों कोण होते हैं वो आपके न्यून कोण होते हैं। न्यून कोण का मतलब ऐसे कोण जिनका मान 90 डिग्री से कम हो, तो ये दोनों कोण आपके न्यून कोण होते हैं। तो यहाँ पर हमने आपके सामने एक समकोण त्रिभुज बनाया है। अब समकोण त्रिभुज में आपको कौन कौन सी बातें पता होनी आवश्यक है, सारी बातों को मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाला हूँ। देखिए, समकोण त्रिभुज में जो कोण आपका सम होता है यानी 90 डिग्री होता है, जो कोण आपका 90 डिग्री होता है, उस 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होती है उस भुजा को हम बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं भाई? कर्ण। इसका नाम निश्चित होता है कि समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होती है उसको हम कर्ण बोलते हैं। ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि ये जो त्रिभुज है इस त्रिभुज का नाम है ABC। तो इस त्रिभुज ABC में अगर देखें तो कोण भी आपका समकोण है, तो समकोण के सामने की भुजा को हम क्या बोलेंगे भाई? कर्ण बोलेंगे। बची आपकी 2 भुजाएं, एक भुजा बची आपकी BC और दूसरी भुजा बची आपकी AB। तो AB और BC जो 2 भुजाएं बची हैं, इन दोनों भुजाओं में एक भुजा आपकी लंब होगी और दूसरी भुजा आपकी आधार होगी, लेकिन लंब और आधार जो होते हैं वो यहाँ पर निश्चित नहीं होते हैं, इसलिए यहाँ पर हम किसी को ना लंब लिखेंगे ना किसी को आधार लिखेंगे। आप सभी के मन में ये आइडिया जरूर होगा कि ये भुजा खड़ी है तो ये लंब हो जाएगी, ये आधार हो जाएगी, लेकिन नहीं, लंब और आधार डिपेंडेंट होता है कोण पर। ठीक है, कैसे डिपेंडेंट होता है? जैसे आप ये कोण ले रहे हो, कोण A, ठीक है, और किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात की वैल्यू आप फाइंड कर रहे हो इस कोण को लेकर, तो इस कोण के सामने की भुजा तब ये लंब होगी और जो ये भुजा बची ये आधार होगी। समझ रहे हो? अगर आप कोण ले रहे हो C, तो कोण अगर C ले रहे हो, किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात की वैल्यू फाइंड कर रहे हो इस कोण को लेकर, तो इस कोण के सामने की भुजा इसको लंब बोला जाएगा और इस भुजा को आधार बोला जाएगा। इसलिए यहाँ पर मैं लंब और आधार निश्चित नहीं कर रहा हूँ। अब देखिए, एक भुजा लंब होगी, एक भुजा आधार होगी, लेकिन उसके जो है नाम अभी निश्चित नहीं है, लेकिन ये भुजा कर्ण होगी, ये निश्चित है। अब इन तीनों भुजाओं में लंब, आधार
और कर्ण, इन तीनों भुजाओं में एक रिलेशन होता है जो कि समकोण त्रिभुज में ही अप्लाई होता है। ठीक है, समकोण त्रिभुज में अगर आपको दो भुजाएं ज्ञात हों और तीसरी भुजा ज्ञात करनी हो तो सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अगर आप इसको याद करना चाहते हो तो ऐसे भी याद कर सकते हो, कर्ण स्क्वायर यानी के का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस आधार यानी ए स्क्वायर। ऐसे भी आप याद कर सकते हो शॉर्टकट में, कोई दिक्कत नहीं। मतलब कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। ये सूत्र दो तीन तरीके से लिखा जा सकता है। ये स्क्वायर अगर इधर भेजा जाएगा तो अंडर रूट में बदल जाएगा, तो हो सकता है अंडर रूट में भी आपको कहीं पर लिखा मिले, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये याद रखना है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। जब किसी समकोण त्रिभुज में हमें दो भुजाएं ज्ञात होंगी, तीसरी भुजा हमें ज्ञात करनी होगी, तो इसी पाइथागोरस प्रमेय को लगाएंगे। ये जो आपका सूत्र होता है इसको हम बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार यही होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इतनी बात आप सभी को पता होगी। अब देखिए यहाँ पर अब हम आपको ये बताएंगे कि जो आपके त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं वो कितने होते हैं। आपके 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखिए, त्रिकोणमितीय अनुपात, हेडिंग आप डाल लीजिएगा, त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय भाई अनुपात, कितने त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ने भाई? 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं त्रिकोणमिति में। कौन कौन से? पहले नंबर पर आपका होता है भाई साइन, SINE साइन। दूसरे नंबर पर आपका होता है कोसाइन, COSINE कोसाइन। तीसरे नंबर पर आपका होता है टैंजेंट। क्या होता है भाई? टैंजेंट, TANGENT टैंजेंट। चौथे नंबर पर आपका होता है कोसिकेंट। क्या होता है? कोसिकेंट, COSECANT कोसिकेंट। और पांचवें नंबर पर आपका होता है सीकेंट, SECANT सीकेंट। और छठवें नंबर पर आपका होता है कोटेंजेंट। टेंजेंट यहाँ पर था, कोटेंजेंट। ये आपके 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। शॉर्टकट में इन्हें क्या लिखते हैं वो भी मैं आपको समझाऊंगा। साइन को शॉर्टकट में लिखते हैं SIN, कोसाइन को शॉर्टकट में लिखते हैं कॉस, टेंजेंट को शॉर्टकट में लिखा जाता है टैन, कोसिकेंट को लिखा जाता है कोसेक, और सीकेंट को लिखा जाता है सेक, और कोटेंजेंट को लिखा जाता है कॉट। तो कुल मिला के आपके कौन कौन से त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं आपको ऐसे बताएगा कोई टीचर, साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट। ये आपके 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। अब इन 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात करने के लिए एक छोटा सा सूत्र होता है लाल बटे कक्का, जो आप सभी लोगों ने सुना है। लाल बटे कक्का, इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ भाई, लाल और बटे में कक्का। ठीक है, यहाँ पर जो L का मतलब होता है वो होता है लंब, K का मतलब होता है कर्ण, A का मतलब आधार, और L का मतलब भाई लंब मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, क्या मीन्स है इसका, इस सूत्र से हम क्या पता लगाएंगे वो मैं आपको भी बताने वाला हूँ। बस याद रखिए लाल बटे कक्का। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। पहला होता है साइन, दूसरा होता है कॉस, तीसरा होता है टैन, और चौथा होता है कॉसेक, और पांचवा होता है सेक, और छठवा होता है कॉट। कुल मिला के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हुए। साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉसेक का उल्टा साइन होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, सेक का उल्टा कॉस होता है, टैन का उल्टा कॉट होता है, कॉट का उल्टा टैन होता है। ठीक है, देखिए जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ, अगर इन बातों को आपने समझ लिया तो एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में रह नहीं जाएगा। इसलिए आप ध्यान से इधर समझिएगा, बिल्कुल भी टाइम को लॉस नहीं कीजिएगा अपने। तो यहाँ पर देखिए 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हो गए। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि किसी एंगल को लेकर किसी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान कैसे ज्ञात करते हैं लाल बटे कक्का सूत्र की सहायता से। तो इसको आप अगर नोट करना चाहो तो भाई नोट कर लीजिए, और जब नोट कर लोगे तो अच्छा ही रहेगा, क्योंकि मुझे याद है कि ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। अब कैसे वैल्यू फाइंड करना वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो इसको मैं यहाँ पर रफ कर रहा हूँ भाई। देखिए, अगर आपसे ये बोला जाए कि कोण ए के साइन की वैल्यू बताइए कितनी होगी, ऐसे कोण ए के साइन का मान, ठीक है,
कोण ए के साइन का मान, या इसको हम बोल सकते हैं साइन ए शॉर्टकट में, ठीक है, साइन ए लिखा जाता है, या बोलेंगे कोण ए के साइन का मान, या इसको हम साइन ए बोल सकते हैं। तो साइन ए बराबर, देखिए अगर आप ये एंगल ले रहे हो, ये एंगल ए यहीं पर तो है, तो इस एंगल के सामने की भुजा क्या हो जाएगी, लंब। मैंने अभी आपको बताया कि समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने एक भुजा कर्ण होती है जो कि निश्चित होती है, लेकिन जो एंगल लेंगे हम, एक एंगल यहाँ पर ए है, एक एंगल सी है, इन्हीं दोनों एंगलों में थोड़ा सा चेंजेस होगा। अगर एंगल हम ए लेंगे यानी कोण ए लेंगे तो इसके सामने भुजा ये आपकी लंब होगी। अगर ये कोण की बात कही जाएगी तो इसके सामने भुजा फिर ये लंब होगी। समझ रहे हो ना, ये निश्चित नहीं कि ये लंब और ये आधार होगा, ये निश्चित नहीं है। अगर यहाँ पर देखें तो हम कोण ए ले रहे हैं, तो कोण ए अगर ले रहे हैं तब निश्चित हो गया कि ये सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब। और जो ये आपकी भुजा वी जो कि कोण ए की संलग्न भुजा है, ये आपकी मानी जाएगी आधार। क्या मानी जाएगी भाई, आधार। हम यहाँ पर कोण ए लेकर आपको बता रहे हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात आपको कैसे ज्ञात करने हैं। तो जैसे हमें कोण ए के साइन का मान ज्ञात करना हो, पहले त्रिकोणमितीय अनुपात की वैल्यू फाइंड करनी हो, तो साइन ए बराबर, देखिए लाल बटे कक्का सूत्र में आपको क्या यहाँ पर समझना है, ये जो लाल बटे कक्का लिखा है इसका मतलब ये है कि अगर ऊपर से नीचे की ओर चलेंगे तो ये आपका हो जाएगा साइन का मान लंब बटे कर्ण, यानी जो साइन थीटा होता है वो लंब बटे कर्ण के बराबर होता है। तो यहाँ पर देखें, तो यहाँ पर अगर हम साइन ए का मान निकालेंगे तो ए के सामने की भुजा ये लंब हो गई और ये भुजा कर्ण हो गई, ये आधार हो गई। तो हमने बताया कि साइन थीटा बराबर था लंब बटे कर्ण, तो यहाँ पर सूत्र लिखेंगे लंब बटे कर्ण। तो ए के सामने भुजा लंब ये आपकी हो जाएगी बी सी, तो यहाँ पर लिखेंगे बी सी, और बटे में कर्ण, कर्ण आपकी हो गई ए सी, तो यहाँ पर लिख देंगे हम ए सी। बात समझ में आई। इसी प्रकार जैसे हम यहाँ पर ज्ञात करें कोण ए के कोसाइन का मान, ठीक है, कोसाइन का मान, यहाँ पर भाई एन ई लगा लीजिएगा, कोसाइन का मान, दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात कोसाइन ही तो था, कोसाइन को शॉर्टकट में क्या लिखते हैं भाई, कॉस लिखते हैं, तो ये जाएगा कॉस ए इक्वल टू। अब यहाँ पर देखिए आगे ए बटे के लिखा है, आधार ऊपर है कर्ण नीचे, तो दूसरे नंबर पर आता है भाई कॉस, तो ऊपर से नीचे की ओर चलेंगे तो ये जो लिखा है ये कॉस थीटा का मान लिखा है, यानी जो थीटा होगा वो तो होगा ही होगा। यहाँ पर ये कॉस का मतलब है, कॉस का मतलब पहले आधार लिखेंगे फिर बटे में कर्ण लिखेंगे, ठीक है, दूसरे नंबर पर आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पर देखिए कोण ए ले रहे हैं, तो ए के सामने भुजा ये लंब, ये आधार, ये कर्ण है, तो कॉस से बराबर होता है लाल बटे कक्का के सूत्र में आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है यहाँ पर, ए बी है, यहाँ पर पहले लिख लीजिए आधार बटे कर्ण होता है कॉस ए बराबर, तो आधार आपका हो गया ए बी, और बटे में अगर हम कर्ण की बात करें तो कर्ण आपका है ए सी, तो लिख दिया ए सी। बात समझ में। इसी प्रकार हम निकालें जैसे कोण ए के टेंजेंट, तीसरा यही तो था टेंजेंट का मान, टेंजेंट का मान, और टेंजेंट के मान को हम शॉर्टकट में क्या लिखते हैं भाई, tan लिखते हैं, या करके आप लिख सकते हो tan ए इक्वल टू। अब देखिए तीसरी लाइन पर आइए, लंब बटे आधार, ऊपर बच्चा एल नीचे बच्चा ए, यानी लंब बटे आधार जो होगा वो tan के बराबर होगा। तो जैसे tan ए का मान निकालना है तो ए के सामने की भुजा लंब ये हो गई, ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया, तो चूंकि tan थीटा बराबर था लंब बटे आधार लाल बटे कक्का के सूत्र से, तो लिखेंगे लंब बटे में आधार। अब देखिए लंब कितना है हमारा भाई बी सी, और बटे में आधार की बात करें तो आधार है हमारा ए बी, तो लिख देंगे ए बी। इस तरीके से हम tan ए की वैल्यू प्राप्त करेंगे। बात आप सभी को समझ में आ रही होगी, अच्छे तरीके से, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, बहुत ही सरल तरीके से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब इसी तरीके से चौथे नंबर पर आपसे पूछ लिया जाए कोण ए के अगला त्रिकोणमितीय अनुपात हमारा कौन सा है भाई, अगला त्रिकोणमितीय हमारा अनुपात है कोसिकेंट। कोसिकेंट का मान, कोसिकेंट को शॉर्ट फॉर्म में हम क्या लिखते हैं भाई, कॉसेक लिखते हैं। तो अगर हमें कॉस ए की वैल्यू ज्ञात करना हो तो मैंने अभी आपको बताया कि साइन का उल्टा भाई कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, टेन का उल्टा कॉट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आगे आप चाहे नीचे से अब ऊपर की ओर चलोगे तो ये आपको कॉसेक की वैल्यू मिल जाएगी, फिर नीचे से ऊपर की ओर चलोगे तो सेक की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि कॉस का उल्टा सेक होता है और टेन का उल्टा कॉट होता है। तो नीचे से ऊपर की ओर चलोगे तो आपको मिल जाएगा कॉट की वैल्यू। इसको यहाँ पर हम रफ कर रहे हैं, इधर बगल लिखा है आप देख सकते हो। तो कॉसेक ए की वैल्यू अगर हमें प्राप्त करना है तो अब हमें नीचे से ऊपर की ओर चलना पड़ेगा, यानी कर्ण बटे लंब। तो कर्ण बटे लंब अगर आपको याद करने में दिक्कत तो इसका उल्टा कर दीजिए, साइन ए का मान कितना था लंब बटे कर्ण, इसका उल्टा कर दीजिए कर्ण बटे लंब, तो
हो जाएगा कौशिक ए। तो कौशिक के बराबर देखिए ए के सामने की भुजा लंब, ये आधार, ये कड़। तो कड़ पहले लिखना यानी ए सी हमें पहले लिखना पड़ेगा और बटे में लंब, लंब कितना हो जाएगा भाई बी सी हो जाएगा। क्लियर इतनी बात। इसी प्रकार 5वें नंबर पर भाई कोण ए के सीकेंड का मान, सीकेंड का मान भाई है ना, या इसको हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं भाई सेक, शॉर्ट फॉर्म में सेक बोल सकते हैं, सेक ए इक्वल टू। तो हमने कहा सेक जो होता है वो कॉस का उल्टा आता है। तो कॉस ए बराबर आधार बटे कड़ है, तो सेक बराबर हो जाएगा कड़ बटे आधार। नीचे वाले को ऊपर ले, ऊपर वाले को नीचे ले, या यहाँ से आप देख लीजिए कड़ बटे आधार, नीचे से ऊपर की ओर चलिए। तो कड़ ए के लिए कड़ ये है आपकी ए सी, तो ए सी लिख दीजिए, और बटे आधार ए के लिए आपका ए बी है तो ए बी लिख दीजिए। इसी प्रकार लास्ट त्रिकोणमितीय अनुपात आपका हो गया कोण ए के किसका मान, कोटेंजेंट का मान, कोटेंजेंट का मान। कोटेंजेंट को शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं भाई कॉट। तो कॉट ए का मान निकलना है। कॉट जो होता है वो आपका टैन का उल्टा होता है। तो टैन ए बराबर लंब बटे आधार था, तो इसको कर दीजिए आधार बटे लंब, तो ये आपका हो जाएगा कॉट ए का मान। तो ए के लिए आधार देखिए तो ए बी है, और अगर हम बात करें यहाँ पर लंब, तो ए के लिए जो लंब है वो आपका भाई बी सी है। तो इस तरीके से आप सभी लोगों को 6 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने हैं। लेकिन एक बात का ख्याल रखना है, आपने यहाँ पर ए एंगल लेकर प्रतिलोम त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात किया, तो ए के सामने की भुजा को लंब लिया, इसको आधार लिया। लेकिन अगर आप यहाँ पर एंगल सी ले लो, अगर आप सी एंगल को लेकर प्रतिलोम त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करते हो, तो क्या चेंजेस आएगा वो भी मैं इसी वक्त बता देता हूँ। उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि त्रिकोणमितीय अनुपात में संबंध क्या होता है, वहाँ पर भी आपको 2 नए सूत्र सीखने को मिलेंगे। फिर मैं क्वेश्चन पर चलूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमने ए एंगल लिया, तो इसके सामने भुजा ये लंब, ये कड़, ये आधार हुई। अगर हम यहाँ पर एंगल सी लेते, ये वाला एंगल लेते, ध्यान दीजिएगा, तो मैंने बताया आपको कि एंगल जो लेंगे उसके सामने की भुजा लंब लेंगे। तो ये अगर एंगल ले लेंगे एंगल सी, तो ये आधार जो है ये आपका बन जाएगा भाई लंब, और जो ये भुजा है ये बन जाएगी आधार। क्योंकि अगर हम ये एंगल लेंगे तो इसके सामने भुजा ये हो जाएगी, तो इसको लंब बोलेंगे, इसको आधार बोलेंगे। तो यहाँ पर अगर ए के स्थान पर हम सी लिख दें और यहाँ पर साइन ए के स्थान पर सी लिख दें, तो ये तो वही रहेगा। लेकिन अब देखिए साइन सी, तो सी के लिए लंब कितना हो जाएगा भाई ए बी हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा ए बी, और बटे में कड़ तो वही रहेगा आपका ए सी ही, तो ए सी लिख देंगे। इसी प्रकार यहाँ पर अगर सी लिख देंगे और यहाँ पर सी लिख देंगे, तो कॉस सी इक्वल टू आपका होता है आधार बटे कड़, ठीक है। तो सी के लिए आधार आपका कितना है बी सी है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम भाई बी सी, और कड़ कितना है भाई ए सी है, तो ए सी लिख देंगे। इसी प्रकार यहाँ पर सी लिख दें, यहाँ पर सी लिख दें, टेन सी इक्वल टू, तो टेन सी इक्वल टू लंब बटे आधार लगाएंगे। तो देखिए अब सी के लिए लंब आपका ए बी हो गया, तो लिख देंगे ए बी, और बटे सी के लिए आधार जो है वो आपका कितना भाई बी सी, तो बी सी लिख देंगे। समझ रहे हो ना मेरी बात को। इसी प्रकार यहाँ पर सी लिख दें, और यहाँ पर हमें कॉसेक सी की वैल्यू फाइंड करना हो, तो कॉसेक इक्वल टू था कड़ बटे लंब। तो देखिए कड़ बटे लंब, तो सी के लिए कड़ आपका हो जाएगा ए सी, और लंब आपका हो जाएगा सी के लिए ए बी। इसी प्रकार यहाँ पर सी लिख दें, यहाँ पर सी लिख दें, और हमें सेक सी की वैल्यू फाइंड करनी हो, तो कड़ तो आपका वही रहेगा ए सी, और आधार सी के लिए कितना है आपका भाई बी सी। बात समझ में आ रही। यहाँ पर सी लिख दें, यहाँ पर सी लिख दें, तो कॉट सी इक्वल टू आधार बटे लंब। तो आधार बात करें सी के लिए, आधार आपका हो जाएगा आपका बी सी, और बटे लंब की बात करें सी के लिए, तो आपका हो जाएगा ए बी। ये चेंजेस होगा भाई, जब आप एंगल को चेंज करोगे तो ये चेंजेस होगा। अब आप सभी लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, कोई बात बाकी नहीं रहेगी जो मैंने आपको यहाँ पर ना बताई हो। अब चलिए आपको हम बताते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध क्या होता है, वहाँ से कौन से 2 ऐसे सूत्र हैं जो निकल के आते हैं। देखिए ये बात आप सभी को समझ में आ गई। इसको मैं रफ कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो, अपनी कॉपी पर नोट कर सकते हो। आप सभी के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सब नहीं आएगा तो आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। अब देखिए यहाँ पर आप हेडिंग लगा लीजिए त्रिकोणमिति अनुपातों में संबंध। त्रिकोणमिति अनुपातों में क्या संबंध होता है
देखिए मैंने अभी आपको बताया, देखिए अगर आपने यहाँ पर अभी साइन ए की वैल्यू प्राप्त की तो सूत्र लगाया लंब बटे कर्ण, लाल बटे कक्का में लंब बटे कर्ण जो होता है वो साइन ए के बराबर होता है। साइन ए, तो ए के लिए लंब आपकी ये हो जाती है, इसको थोड़ा यहाँ पर रफ कर देते हैं, नहीं कन्फ्यूज हो जाओगे। ए एंगल ले रहे हो तो लंब आपका हो जाएगा भाई बी सी, और कर्ण कितना आपका हो जाएगा ए सी। अगर यहाँ पर आप कॉस ए की वैल्यू प्राप्त करोगे तो कॉस ए के लिए सूत्र होता है आधार बटे कर्ण, दूसरे नंबर पर आधार बटे कर्ण। तो ए के लिए आधार हो जाएगा ए बी और इसके सामने भुजा ये लंब हो जाएगी, तो ये आधार हो जाएगा ए बी और बटे में कर्ण तो आपका वही रहेगा ए सी। इतनी बात तो समझ में आ रही ना। ए एंगल ले रहे हो तो ये लंब हो जाएगी और ये आधार हो जाएगी, बस यही चीज़ आपको समझना है यहाँ पर। अगर हम क्या करें, इसको इससे डिवाइड कर दें, तब अगर हम साइन ए और बटे कॉस ए की वैल्यू प्राप्त करें, ठीक है, तो देखिए साइन ए की वैल्यू आई है बी सी बटे में ए सी, और कॉस ए की वैल्यू आई है आपकी ए बी और बटे में ए सी। आप देखोगे तो ए सी से ए सी कैंसिल हो जाएगा, हर शेयर कैंसिल हो जाएगा ना, सेम है, तो बचेगा बी सी और बटे में ए बी। बी सी यहाँ पर क्या है भाई, बी सी तो आपका ए के लिए लंब है ना, तो लंब और बटे में ए बी क्या है भाई, ए के लिए आधार है, तो लंब बटे आधार आपको पता है, और आप सभी को पता है कि जो लंब बटे आधार होता है वो किसके बराबर होता है, tan के बराबर होता है। तो यहाँ पर ए एंगल के लिए जो लंब बटे आधार होगा इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं tan ए। अभी आपने tan ए की वैल्यू प्राप्त की थी तो आपको बी सी बटे ए बी मिली थी, आप निकाल के देख लीजिए। tan ए बराबर आप सूत्र लगाओगे, क्या लगाओगे, लंब बटे आधार, तो लंब आपका हो जाएगा बी सी, ठीक है, और आधार हो जाएगा ए बी, यानी बी सी बटे ए बी के स्थान पर आप tan ए लिख सकते हो। तो इस प्रकार आपका यहाँ पर एक सूत्र निकल के आया कि साइन ए बटे में कॉस ए किसके बराबर होता है भाई, tan ए के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, tan ए के बराबर होता है। बिल्कुल इसी का विपरीत अगर आप कॉस ए बटे साइन ए निकालोगे तो वो निकल के आएगा कॉस ए बटे में साइन ए, ये आपका निकल के आएगा कॉट ए के बराबर। जैसे यहाँ पर साइन ए बटे कॉस ए किया तो tan ए के बराबर है, वैसे ही अगर आप कॉस ए को ऊपर कर दो और साइन ए को नीचे कर दो तो वो वैल्यू बराबर आ जाएगी कॉट ए के बराबर। तो यहाँ पर दो सूत्र आपको याद रखने हैं। कौन सा पहला सूत्र कि साइन ए बटे कॉस ए जो होता है वो tan ए के बराबर होता है, और कॉस ए बटे साइन ए किसके बराबर होता है, कॉट ए के बराबर होता है। और मैंने आपको ये बात तो भाई बता ही दी है। कौन सी बात बता दी है, इसको आप नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और एक बात मैंने आपको ये बता दी है, ये बात मैंने बताई है कि जो साइन होता है साइन ए वो होता है 1 कॉसेक ए के बराबर। अभी बताया कि साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉसेक का उल्टा साइन होता है, या इसको आप ऐसे भी ले सकते हो कि कॉसेक ए इक्वल टू 1 साइन ए। क्यों, क्योंकि इसको इधर ले जा सकते हैं, इसको बटे में ला सकते हैं। तो ये पहला सूत्र याद रखना। और दूसरा ये हमने कहा कि कॉस का उल्टा सेक होता है, तो कॉस ए इक्वल टू हो जाएगा 1 सेक ए, या इसको आप लिख सकते हो सेक ए इक्वल टू 1 कॉस ए। देखिए त्रिकोणमिति में जितना आपको सूत्र याद होगा उतने जल्दी सवाल आपका सॉल्व हो जाएगा, इसलिए सूत्र ध्यान से समझिएगा। और तीसरा फार्मूला क्या होता है भाई, तीसरा फार्मूला ये होता है, हमने कहा कि tan जो होता है वो कॉट का उल्टा होता है। tan ए बराबर आपका होता है 1 कॉट ए, या आप इसको लिख सकते हो कॉट ए इक्वल टू 1 tan ए। और tan ए किसके बराबर होता है, साइन ए बटे कॉस ए, और कॉट ए किसके बराबर होता है, कॉस ए बटे साइन ए। तो कुल मिला के 1 2 3 और 4 और 5, ये 5 फार्मूले आप सभी को याद रखने हैं। अगर ये 5 फार्मूले याद हैं तो जो आपके 2 नंबर में क्वेश्चन आते हैं त्रिकोणमिति के वो आपके तुरंत सॉल्व हो जाएंगे। तो मैंने आप लोगों को त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में डीपली समझा दिया है। अब त्रिकोणमिति अनुपात से संबंधित क्वेश्चन आपका कैसा आता है वो लेकर मैं आपको बताता हूँ। एक उदाहरण लेकर बताऊंगा, कम से कम 2 उदाहरण आपको बताऊंगा, फिर प्रश्नावली के क्वेश्चन भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, आज की क्लास में मैं आप लोगों को त्रिकोणमिति अनुपात अच्छी तरीके से समझा रहा हूँ। फिर मैं ये बताऊंगा कि किसी त्रिकोणमिति अनुपात की वैल्यू डिग्री लेकर कैसे फाइंड करते हैं। यहाँ पर एंगल ए ले रहे हैं, अब जैसे यहाँ पर डिग्री हो गया 45 डिग्री, तो ये कैसे फाइंड की जाती है या इसके सार्डिक क्या होते हैं वो मैं बताऊंगा, फिर क्वेश्चन बताऊंगा। तो चलिए आज जो बातें मैंने बताई हैं इन पर आधारित कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं त्रिकोणमिति चैप्टर से आपके, वो मैं देखता हूँ। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए। पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहले क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि यदि कॉस ए इक्वल टू 3/5 तो इसकी सहायता से अन्य त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात कीजिए। मैंने आपको बताया कि आपके त्रिकोणमिति अनुपात
टोटल कितने होते हैं, 6 होते हैं। और 6 में से अगर कोई एक त्रिकोणमितीय अनुपात की वैल्यू आपको दी गई है तो उसकी सहायता से आप अन्य 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात करने का तरीका क्या है वो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि जो cos A की वैल्यू है वो आपकी 3/5 है भाई। अभी मैंने आप लोगों को एक सूत्र बताया था लाल बटे कक्का, इसकी मदद पहले लेंगे हम। यहाँ पर क्या मदद लेंगे, हम जानते हैं कि लंब बटे कड़ जो होता है, लंब बटे कड़ ये साइन थीटा के बराबर होता है, जबकि आधार बटे कड़ जो होता है ये आपका कॉस थीटा के बराबर होता है। तो कॉस थीटा इक्वल टू दिया गया है यहाँ पर 3/5। अब थीटा के स्थान पर ए है, फर्क इतना ही है, यानी हमें जो है वैल्यू दी गई है कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कड़, तो यहाँ पर लिख देंगे आधार बटे कड़ और तुलना करेंगे तो आधार की वैल्यू 3 है और कड़ की वैल्यू भाई 5 है। और जैसे ही हमको आधार और कड़ पता चल गया, इसका मतलब एक समकोण त्रिभुज की 2 भुजाएं पता चल गई। और जब 2 भुजाएं पता चल गई तो तीसरी भुजा हमें पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से निकालना पड़ेगा। जब तक किसी त्रिभुज की हमें तीनों भुजाएं नहीं पता होंगी, यहाँ पर जो त्रिभुज है आपका समकोण त्रिभुज, तब तक जो है आप अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं फाइंड कर सकते हो। तो इसके लिए आप क्या करोगे, तुरंत एक समकोण त्रिभुज बनाओगे। मैंने पहले से यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बनाया, आपको बना लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने समकोण त्रिभुज बनाया। अब यहाँ पर देखिए एंगल ए है, तो यहाँ पर मैंने एंगल ए माना है। अगर ये एंगल ए माना है तो यहाँ पर चूंकि cos A = 3/5 दिया गया, तो इस एंगल के अकॉर्डिंग ये सामने वाली भुजा लंब होगी। हमने कहा जो थीटा लेंगे उसके सामने की भुजा लंब, ठीक है। और 90 डिग्री के सामने की भुजा तो कड़ निश्चित होती है और बाकी जो भुजा वो आपकी आधार हो जाएगी। तो ये अगर ए एंगल है तो यहाँ पर ये भुजा लंब हो जाएगी। चूंकि cos A = आधार बटे कड़ होता है तो इसमें लंब तो है नहीं, तो आधार की वैल्यू कितनी भाई 3 है, तो यहाँ पर लिख देंगे 3। इस त्रिभुज की जो ए बी भुजा का मान हो जाएगा वो 3 हो जाएगा बटे कड़। कड़ यहाँ पर ये AC, तो AC के मान कितना भाई 5 है। अब देखिए तो इस त्रिभुज की हमें 2 भुजाओं का मान पता है, हमें तीसरी भुजा निकालना। तो मैंने बताया कि अगर समकोण त्रिभुज में 2 भुजाओं का मान पता हो और तीसरी भुजा आपको ज्ञात करना हो तो किसकी मदद लेते हैं भाई, पाइथागोरस प्रमेय की। तो यहाँ पर लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय ये होती है कि जो कड़ का स्क्वायर होता है वो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के बराबर होता है। कड़ यहाँ पर कितना है भाई 5, तो यहाँ पर लिखेंगे भाई 5 का स्क्वायर बराबर लंब, लंब यहाँ पर हमें पता नहीं, उसकी वैल्यू प्राप्त करनी। आधार, आधार की वैल्यू 3 है, तो यहाँ पर लिख देंगे 3 का स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई। यहाँ पर देखिए 5 का स्क्वायर का मतलब 5 × 5 यानी 25 हो जाएगा बराबर लंब स्क्वायर। 3 का स्क्वायर का मतलब 3 × 3 यानी 9 हो जाएगा। 9 दूसरे पक्ष में आएगा तो 25, 9 इधर प्लस का था इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा बराबर ये आपका हो जाएगा लंब स्क्वायर। तो 25 से 9 जाएगा तो आपका 16 बचेगा, 16 बराबर लंब स्क्वायर। स्क्वायर जब दूसरे पक्ष में जाता है तो वो अंडर रूट में बदल जाता है, आप सभी को पता है। तो यहाँ पर देखो यार जब दूसरे पक्ष में जाएगा तो ये स्क्वायर इधर आएगा तो ये आपका हो जाएगा अंडर रूट 16। अंडर रूट 16 का मान कितना होता है भाई 4 होता है, 16 का वर्गमूल 4 होता है, मैंने आप सभी को बताया है। तो यहाँ से अगर देखें तो लंब बराबर हमें मिल गया 4, ठीक है। तो यहाँ पर इस भुजा का मान कितना मिल गया भाई 4। अब त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता हो गई। अब चाहे हमें जिस भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकालना हम तुरंत निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पर cos A की वैल्यू दी थी, तो इसकी मदद से अब हम देखिए sin A की वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ पर देखिए तो sin A लाल बटे कक्का सूत्र में मैंने आपको बताया है भाई कि लंब बटे कड़ जो होता है वो sin थीटा के बराबर होता है। तो इसके सामने भुजा लंब आपकी यहाँ पर 4 है और कड़ आपका 5 है। तो देखिए sin A की वैल्यू कितनी हो गई 4/5। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, इसी प्रकार यहाँ पर cos A की वैल्यू पता है, sin A की वैल्यू निकाल लिया। अब tan A की वैल्यू निकाल लेंगे। tan A बराबर क्या होता है भाई, देखिए लंब बटे आधार, ये साइन होता है ये कॉस होता है ये tan होता है। लंब बटे आधार यहाँ पर लिखेंगे लंब बटे आधार। लंब की वैल्यू आपकी 4 है और आधार की बात करें तो आधार की वैल्यू भाई 3 है। देखिए दूसरा भी त्रिकोणमितीय अनुपात आ गया। इसी तरीके से आप निकाल लीजिए किसकी वैल्यू, cosec A की वैल्यू। अब cosec A की वैल्यू जो होती है उसको साइन को उल्टा कर दीजिए, यानी कड़ बटे कितना हो जाएगा लंब। कड़ की वैल्यू 5 और लंब की वैल्यू भाई 4। इसी तरीके से आप sec A की वैल्यू निकालना है तो sec A की वैल्यू इसका उल्टा कर दीजिए, cos का उल्टा होता है sec A, तो इसका उल्टा करोगे तो हो जाएगा 5/3। इसी प्रकार आप और कौन सा बचा आपका भाई cot A, तो cot A जो होता है वो tan का उल्टा होता है, तो tan A बराबर 4/3, तो cot A बराबर कितना हो जाएगा 3/4। इस तरीके से आप अन्य जो है 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर सकते हो। किसी एक त्रिकोणमितीय अनुपात की वैल्यू दी जाए उसकी मदद से आप एक समकोण त्रिभुज बनाइए। समकोण त्रिभुज में कौन कौन सी भुजा पता है उसको पहले लिखिए और जो भुजा नहीं पता है उसको पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से ज्ञात कर लीजिए। इस तरीके से
समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपको पता हो जाएंगी, तो आप किसी भी जो भी आपको त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकालने के लिए बोला जाएगा क्वेश्चन में, वो आप फाइंड कर लोगे। समझ गए, ये होता है तरीका। तो इस तरीके से देखा कि cos A की वैल्यू आपको दी थी, तो यहाँ पर हमने अन्य 5 त्रिकोणमितीय अनुपात फाइंड कर लिए। प्रॉब्लम सॉल्व समझ में आ गया होगा। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, उसके बाद फिर हम क्लास को समाप्त करेंगे और नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को आगे के क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक है, प्रश्नावली के क्वेश्चनों को भी सॉल्व कराऊंगा, इसके लिए आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हो तो ले लीजिए, बिल्कुल। तो अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरे क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक समकोण त्रिभुज ABC में यदि tan A = 4/3 तो sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए भाई, दूसरे क्वेश्चन में आपको दिया गया है एक त्रिकोणमितीय अनुपात tan A का मान दिया गया है। tan A बराबर आपका है भाई 4/3। यहाँ पर आपको 4/3 दिया गया है और इसकी सहायता से आपको ज्ञात करना है sin स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A का मान आपको ज्ञात करना है कितना होगा। देखें तो ये त्रिकोणमितीय अनुपात दिया है, यानी हमें अन्य 2 त्रिकोणमितीय अनुपात की वैल्यू प्राप्त करनी है, तभी जो है इस समसमीका की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो। तो जैसे ही आपको एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया जाए, उसकी सहायता से अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने की बात कही जाए, तो तुरंत आप एक समकोण त्रिभुज बनाओगे। चूंकि यहाँ पर tan A है तो हमने ABC एक त्रिभुज बना लिया। अब देखिए, अगर ये A है तो A के सामने की भुजा लंब हो जाएगी, ये भुजा आधार हो जाएगी, ये 90 डिग्री का एंगल है, इसलिए इसके सामने की भुजा भाई कर्ण हो जाएगी। तो tan A लाल बटे कक्का सूत्र में आप सभी लोगों ने पढ़ा है कि जो tan थीटा होता है वो लंब बटे आधार के बराबर होता है, यानी आपको लंब की वैल्यू 4 दी गई है और आधार की वैल्यू कितनी दी गई है, 3 दी गई है। तो आधार हो गया 3 और लंब की वैल्यू आपकी हो गई भाई 4। अब देखिए, तो इस त्रिभुज में हमें कर्ण नहीं पता है, तो वही पुनः हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। यहाँ पर लिखेंगे भाई पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय भाई क्या कहती है कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, योग का बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा, देखिए कर्ण का स्क्वायर आपको पता नहीं, लंब की वैल्यू है 4 तो 4 का स्क्वायर कर दीजिए, आधार की वैल्यू 3 तो 3 का स्क्वायर कर दीजिए। क्लियर। यहाँ पर देखिए, तो ये आपको हो जाएगा कर्ण स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर होता है 16, 3 का स्क्वायर होता है 9 और 16 और 9 आप जोड़ोगे तो हो जाएगा 25। यहाँ पर देखिए कर्ण स्क्वायर है, स्क्वायर को दूसरे पक्ष में हम जैसे भेजेंगे ये अंडर रूट में बदल जाएगा, तो यहाँ से कर्ण इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 25। इतनी बात आप सभी को समझ में आ गई। तो यहाँ पर देखिए अंडर रूट 25 का मान हो जाएगा 5, यानी कर्ण की वैल्यू आपकी हो गई भाई 5। त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता हो गई। अब आपको चाहे जिसकी वैल्यू निकालने के लिए बोले, किसी समसमीका का मान निकालने के लिए बोले या किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोले, आप तुरंत फाइंड कर लोगे। तो यहाँ पर आपको वैल्यू फाइंड करनी थी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की। तो आप सभी लोग जानते हो, इसको आप लिख सकते हो साइन ए का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, साइन स्क्वायर ए का मतलब साइन ए का होल स्क्वायर, कॉस स्क्वायर ए का मतलब कॉस ए का भाई होल स्क्वायर। आप सभी लोगों ने लाल बटे कक्का सूत्र में पढ़ा है, क्या पढ़ा है भाई कि जो लंब बटे कर्ण होता है वो साइन थीटा के बराबर होता है, तो ये जाएगा लंब बटे कर्ण का होल स्क्वायर प्लस, और कॉस थीटा जो होता है वो आधार बटे कर्ण के बराबर होता है, तो ये आधार बटे कर्ण का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, तो लंब की वैल्यू भाई 4 है, ए के अकॉर्डिंग लंब की वैल्यू 4 है, तो लिखेंगे 4 और बटे में कर्ण की वैल्यू 5 है, इसका स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस आधार आपका 3 है और बटे में कर्ण की वैल्यू 5 है, इसका स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे आगे, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और 5 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 25, क्योंकि होल स्क्वायर का मतलब ये स्क्वायर 4 पर भी आएगा, ये स्क्वायर 5 पर भी आएगा, और उसके बाद 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा। अब इन दोनों भिन्नों में हर देखें तो हर सेम है, तो एक हर ले लेंगे 25 और ऊपर 16 और प्लस 9 जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 25, यानी 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिल जाएगा 1, यानी साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 1 के बराबर हो जाएगी। और यही वैल्यू आपको इस क्वेश्चन में फाइंड करनी थी। वैसे भी ये समसंख्या जो लिखी है आपकी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू आपकी 1 के बराबर होती है, यह सूत्र भी होता है। आपको नहीं पता तो नोट कर लीजिएगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 के बराबर होती है। मैंने तो आपको यहाँ पर ज्ञात करके बताया। अगर थीटा सेम है, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा उसके बाद कॉस स्क्वायर थीटा, ये थीटा सेम है, तो इस समसंख्या का मान 1 के बराबर होता है।
तो आज की क्लास में मैंने आप लोगों को त्रिकोणमितीय अनुपात की अवधारणा के बारे में जो है अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। फिर नेक्स्ट क्लास में आपको हम मिलेंगे आगे के क्वेश्चनों के साथ। जय हिंद, जय भारत।